जब बीरबल ने साबित किया मूर्ख कौन है, राजा या मंत्री। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। संगीतकार बाजा बजा रहे थे, कवि कविताएं सुना रहे थे और मंत्री अपने अपने विचारों पर अकड़ रहे थे। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। दरबार में एक नया मंत्री आया था, जो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी और बाकी सबको मूर्ख समझता था। उसका नाम था मंत्री हरिप्रसाद। चेहरा अहंकार से भरा, चाल में अकड़ और जुबान पर केवल ताने। वो जहां जाता वहां कहता, बीरबल तो बस किस्मत का धनी है, असली बुद्धिमान तो मैं हूं। बीरबल ने कई बार उसकी बातों को नजरअंदाज किया, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। और फिर एक दिन उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि पूरा दरबार हिल गया। उस दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। तभी मंत्री हरिप्रसाद ने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो मंत्री जी, दरबार में सवाल पूछने पर कोई रोक नहीं है। हरिप्रसाद बोला, मेरा मानना है कि इस दरबार में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो मूर्ख है और दूसरे जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं। अकबर ने पूछा, मतलब? मंत्री बोला, मतलब साफ है हुजूर, कभी कभी राजा भी मूर्खता कर सकता है और कभी मंत्री भी। सवाल यह है, असली मूर्ख कौन है, राजा या मंत्री? दरबार में हलचल मच गई। सबको लगा ये तो सीधी सीधी गुस्ताखी है। अकबर की भौहें तन गई। मंत्री जी, ये सवाल तो तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। मंत्री बोला, हुजूर, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, बस इतना चाहता हूं कि बीरबल तय करे इस दरबार में असली मूर्ख कौन है। अब अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, आज फैसला तुम्हारे ऊपर है। बताओ, मूर्ख कौन है, मैं या ये मंत्री? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी बीरबल की ओर देखने लगे, लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इसका जवाब तो मिल जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा समय और एक खेल खेलना पड़ेगा। अकबर बोले, खेल? कैसा खेल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब मैं अगले शुक्रवार को दूंगा, लेकिन उस दिन मंत्री जी और आप दोनों को मेरे बताए हुए काम करने होंगे। जो काम पूरा करेगा वही समझदार कहलाएगा। अकबर बोले, मंजूर है। मंत्री हरिप्रसाद ने भी हामी भर दी। अगले शुक्रवार को बीरबल दरबार में आए और बोले, पहला काम है, आपको दोनों को एक ऐसी गाय का बछड़ा लाना है जो अभी पैदा न हुआ हो, लेकिन दूध पीता हो। मंत्री हरिप्रसाद ने ठहाका लगाया, क्या मजाक है बीरबल, पैदा ही नहीं हुआ तो दूध कैसे पी लेगा? बीरबल शांत स्वर में बोले, बस यही तो परीक्षा है मंत्री जी, जो इसको पूरा कर दे वही ज्ञानी कहलाएगा। मंत्री बोला, मैं तो नहीं करने वाला ऐसी बेवकूफी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं करता हूं। बीरबल, मैं देखना चाहता हूं तुम कहना क्या चाहते हो। अकबर ने अपने नौकरों को आदेश दिया, बीरबल की बात के अनुसार एक गाय और उसका बछड़ा ढूंढो। कई दिनों तक कोशिश हुई, पर ऐसा बछड़ा तो मिलना नामुमकिन था। अकबर भी असमंजस में थे, पर उन्होंने बीरबल से कुछ नहीं कहा। अगले दिन बीरबल ने दूसरा काम बताया, आप दोनों को बिना देखे आंखें बंद करके मछली पकड़नी होगी। मंत्री बोला, यह तो नामुमकिन है। बीरबल बोले, मूर्ख वही होता है जो कोशिश से पहले हार मान ले। अकबर ने फिर कोशिश की, आंखें बंद कर तालाब में जाल फेंका। थोड़ी देर बाद आश्चर्य, एक छोटी मछली वाकई जाल में आ गई। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, ये काम भी आपने पूरा किया। मंत्री बौखला गया, ये तो किस्मत थी। बीरबल ने कहा, अच्छा मंत्री जी, अब आपकी बारी। जाकर मुझे एक ऐसा गांव ढूंढ लाओ जहां केवल मूर्ख लोग रहते हों। मंत्री बोला, अरे ये तो आसान है, ऐसे गांव बहुत मिल जाएंगे। वो निकल पड़ा खोज में। 3 दिन बाद वो लौट कर आया, बहुत खुश था। हुजूर,
मैंने ढूंढ लिया मूर्खों का गांव। अकबर बोले, सच में? मंत्री बोला, हाथ जहांपनाह। वहां एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, लेकिन बैल की जगह अपनी पत्नी को जुताई में लगा रखा था। सारा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने पूछा, और तुमने क्या किया? मंत्री बोला, मैंने उसे समझाया कि ऐसा मत करो, ये मूर्खता है। बीरबल ने पूछा, और फिर? मंत्री बोला, वो बोला, मंत्री जी, मैं क्या करूं? मेरा बैल बीमार है, तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा अगर तुम अपनी पत्नी को जुताई से छुड़ा लो। बीरबल ने सिर पकड़ लिया। और तुमने सच में इनाम दिया? मंत्री बोला, हां, 5 सोने के सिक्के दिए। बीरबल मुस्कराए। तो अब बताओ, मूर्ख वो किसान था या वो जो बिना वजह 5 सिक्के दे आया? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री का चेहरा उतर गया। अब अकबर बोले, बीरबल, अब तो बताओ, मूर्ख कौन है? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, मूर्ख वही है जो बिना सोचे किसी की परीक्षा लेने निकल पड़े, और समझदार वही जो हर मूर्खता में भी सीख ढूंढ ले। अकबर मुस्कराए। मतलब साफ है, मंत्री ने मूर्खता की और मैंने सीख ली, तो असली मूर्ख वही हुआ। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं। मंत्री हरिप्रसाद सिर झुकाकर खड़ा रहा और बोला, बीरबल, आज से मैं कभी तुम्हारी बुद्धि पर शक नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से अकबर ने दरबार में एक नियम बना दिया, जो दूसरों को मूर्ख साबित करने की कोशिश करे, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। और बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मूर्खता की पहचान चेहरों से नहीं, कर्मों से होती है। दरबार में फिर से हंसी छा गई। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी की सीख, मोरल, सच्ची बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि हम दूसरों की मूर्खता खोजें, बल्कि इसमें है कि हम अपनी समझ को सही दिशा में इस्तेमाल करें। जो दूसरों की परीक्षा लेते हैं, वे अक्सर खुद परीक्षा में फेल हो जाते हैं। बीरबल और वो जुआरी जिसने दरबार में दी सबसे बड़ी शर्त। दिल्ली का अकबर का दरबार अपने वैभव, न्याय और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर रोज वहां से कोई न कोई कहानी निकलती थी, कभी मजाक की, कभी चतुराई की, और कभी ऐसी कि सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लें। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने पूरे दरबार को हिला कर रख दिया, क्योंकि उस दिन दरबार में आया था एक जुआरी, जिसने न सिर्फ अकबर से बहस की, बल्कि बादशाह के सामने बीरबल की बुद्धि पर ही शर्त लगा दी। एक सुबह जब दरबार चल रहा था, दरबान ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, एक अनजान व्यक्ति दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। अपने आप को जहान का सबसे बड़ा जुआरी बताता है। अकबर हंसे। सबसे बड़ा जुआरी? अच्छा, बुलाओ उसे। थोड़ी ही देर में एक लंबा, तड़क भड़क कपड़े पहने आदमी अंदर आया। सिर पर पगड़ी, आंखों में शैतानी चमक और चाल में आत्मविश्वास। वो झुककर बोला, सलाम हुजूर, मैं हूं शमशेर जुआरी, जिसने अब तक हर शहर में जीत हासिल की है। लेकिन अब मैं इस दरबार में आया हूं, जहां कहा जाता है कि बीरबल सबसे बड़ा दिमाग है। दरबार में हल्की फुसफुसाहट हुई। अकबर मुस्कराए। तो क्या चाहते हो तुम? जुआरी बोला, मैं शर्त लगाना चाहता हूं, बीरबल की अक्ल के खिलाफ। अगर मैं जीता तो आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, और अगर मैं हारा तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल की बुद्धि पर शर्त? यह तो दिलचस्प बात है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, शर्त बुद्धि पर नहीं लगती, लेकिन अगर कोई सत्य की परीक्षा लेना चाहे तो मैं पीछे क्यों रहूं? जुआरी बोला, मेरी पहली शर्त है, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर बीरबल एक भी गलत जवाब दे दे तो मैं जीत जाऊंगा। अकबर ने हामी भरी। पहला सवाल आया, दुनिया में किस चीज की कीमत हर जगह अलग होती है, लेकिन उसे कोई माप नहीं सकता? बीरबल मुस्कराए।
मनुष्य की ईमानदारी। कुछ जगह ये बिकती है, कुछ जगह इसका सम्मान होता है और कुछ जगह इसका अस्तित्व ही नहीं होता। जुआरी मुस्कराया, अच्छा जवाब। दूसरा सवाल, कौन सी चीज ऐसी है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? बीरबल बोले, ज्ञान और प्रेम। तीसरा सवाल, कौन सी चीज राजा और भिखारी दोनों को समान बना देती है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, मौत। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए, पहली बाजी बीरबल की। जुआरी बोला, हुजूर, अब मेरी दूसरी शर्त है। मैं 3 समान वजन वाले सोने के सिक्के रखूंगा। उनमें से एक नकली होगा, जो थोड़ा हल्का है। बीरबल को बिना तराजू के बताना होगा कौन सा सिक्का नकली है। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने तीनों सिक्के हाथ में लिए, कान से लगाकर हिलाए, फिर एक को धीरे से गिराया और बोले, ये तीसरा सिक्का नकली है। जुआरी चौंका, कैसे जाना? बीरबल बोले, असली सोने की आवाज थोड़ी भारी होती है, नकली की थोड़ी खोखली। जुआरी का चेहरा उतर गया। अकबर हंसे, लगता है तुम्हारी बाजी फिर हार गए। जुआरी ने कहा, नहीं, अभी तीसरी बाजी बाकी है। जुआरी बोला, अब अंतिम शर्त होगी। मैं 3 थैले रखता हूं, एक में सोना है, एक में राख और एक में सांप। बीरबल को बिना देखे सिर्फ एक थैला चुनना होगा। अगर सोना निकला तो मैं हार मान लूंगा। दरबार सन्न हो गया। अकबर बोले, बीरबल, ये तो खतरे की बात है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, जो सत्य के रास्ते चलता है उसे डर नहीं लगता। उन्होंने तीनों थैलों के पास जाकर ध्यान से सूंघा, फिर बोले, इसमें सांप है, क्योंकि इस थैले से हल्की मिट्टी और सड़न की गंध आ रही है। दूसरे थैले में राख है, क्योंकि उसमें धुआं और जली लकड़ी की महक है। तो बचा तीसरा थैला, इसमें सोना होगा। उन्होंने वो थैला खोला और सचमुच उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। पूरा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। जुआरी का चेहरा लाल पड़ गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब मेरी भी एक शर्त है। अगर ये जुआरी सच में चालाक है तो मेरे सवाल का जवाब दे। अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल बोले, अगर तुम्हारी किस्मत इतनी तेज है तो बताओ, ये जो दरबार में बैठे हैं उनमें से सबसे बड़ा जुआरी कौन है? जुआरी ने इधर उधर देखा, फिर बोला, मैं तो हूं ही, शायद कोई नहीं। बीरबल मुस्कराए, गलत। सबसे बड़ा जुआरी तो राजा खुद होता है, जो हर दिन अपने फैसलों से अपने राज, प्रजा और न्याय पर दाव लगाता है। अगर वो सही खेले तो सब खुश, अगर गलत तो पूरा राज्य दुखी। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, आज तुमने बुद्धि के साथ दर्शन भी दे दिया। अब जुआरी बोला, हुजूर, मैं हार गया, पर एक बात बताना चाहता हूं। मैं कोई साधारण जुआरी नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का जासूस हूं। मुझे भेजा गया था बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि यहां किसी चाल का कोई असर नहीं चलेगा। अकबर गंभीर हुए, लेकिन बीरबल बोले, जहांपनाह, इसकी सजा मत दे। ये जीत कर भी हार चुका है और यही सबसे बड़ी सजा है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल दरबार की इज्जत बचाई, बल्कि जासूसी का पर्दाफाश भी कर दिया। अकबर ने आदेश दिया, जुआरी को छोड़ दो, लेकिन उसके सभी सामान को जब्त कर लिया जाए, और बीरबल को इस महीने का सबसे बड़ा इनाम 100 सोने की मुद्राएं दी जाए। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, असली इनाम तो आपकी मुस्कुराहट है। अकबर बोले, और असली शर्त यह है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। दरबार में ठहाके गूंज उठे। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धि सबसे बड़ा धन है। इसे हारकर भी कोई जीत नहीं सकता। जो दूसरों को परखने की कोशिश करता है, अक्सर खुद परख लिया जाता है। जुआ किस्मत का खेल है, पर बुद्धि वही जीतती है जो सच्चाई के साथ हो। एक जुआरी ने बीरबल की बुद्धि पर शर्त लगाई, लेकिन खुद की चालों में उलझ गया।
बीरबल ने न सिर्फ उसकी हर बाजी पलटी, बल्कि ये भी साबित किया कि असली जीत दिमाग की होती है, चालाकी की नहीं। बीरबल का पहला दिन दरबार में, जब अकबर ने ली सबसे कठिन परीक्षा। दिल्ली के लाल किले में सूरज की किरणें बस चमक नहीं लगी थी। राजा अकबर रोज की तरह अपने शानदार दरबार की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर खिले फूलों की खुशबू, संगीत की धुनें और सैनिकों की गूंज पूरे महल में फैल रही थी। मगर आज का दिन कुछ अलग था। अकबर के मन में एक नई जिज्ञासा उठी थी। क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बातों का जवाब बिना झिझक और पूरी बुद्धिमानी से दे सके? तभी उनके मंत्री अबुल फजल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, एक व्यक्ति है जिसका नाम है महेशदास। लोग उसे बीरबल कहते हैं। उसकी बुद्धि की मिसाल सारे राज्य में दी जाती है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो फिर बुलाओ उसे, देखता हूं क्या चमत्कार करता है ये बीरबल। अगले ही दिन दरबार में एक सादा कपड़ों वाला युवक आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में तेज। वो झुककर बोला, जहां पनाह, मैं महेशदास आपकी सेवा में हाजिर हूं। अकबर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। इतनी साधारण शक्ल सूरत और इतना आत्मविश्वास। फिर बोले, तो तुम ही हो वो बीरबल जिसकी बुद्धि की इतनी चर्चा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, बुद्धि कपड़ों से नहीं, जवाबों से पहचानी जाती है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी। अकबर के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आई। उन्होंने मन में तय कर लिया, आज इसे परखता हूं, सच्चा है या झूठा। पहली परीक्षा, 3 सवाल जो किसी ने कभी न पूछे। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें हमारे दरबार में रहना है तो पहले 3 सवालों का जवाब देना होगा। बीरबल शांत मुद्रा में बोले, हुक्म कीजिए, जहां पनाह। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, पहला सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? दूसरा सवाल, मेरे दरबार में कितनी बालियां हैं? तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने आसमान की ओर देखा, फिर बोला, जहां पनाह, आसमान में उतने तारे हैं जितने आपके राज्य में रेत के कण। अगर चाहे तो मैं गिनने वाला व्यक्ति भेज दूं। बस आप एक एक कण गिनवाकर बताइए, इतने ही तारे हैं। अकबर हंसे, बहुत खूब। जवाब में मजाक भी है और तर्क भी। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में जितनी बालियां हैं उतनी बार आपने मुस्कराया है, क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कराता है वो सोने से भी कीमती होता है। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह, अब आखिरी सवाल बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तीसरे सवाल का जवाब, जो दरबार हिला गया। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो बिना जाने किसी अजनबी को बुलाकर 3 बेहुदे सवाल पूछे। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर एक पल को स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, आज से तुम हमारे दरबार के सदस्य हो। तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी बुद्धि का सबूत है। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज दरबार में एक अजीब मुकदमा आया है। एक व्यापारी कहता है कि दूसरे व्यापारी ने उसकी सोने की थैली चुरा ली, जबकि दूसरा कहता है कि वो थैली उसकी खुद की है। तुम तय करो, असली मालिक कौन है? बीरबल ने दोनों को बुलाया और कहा, थैली में क्या था? पहले ने कहा, सोने के सिक्के। दूसरे ने कहा, मेहनत की कमाई। बीरबल ने दोनों के चेहरे गौर से देखे और बोला, दोनों की बात सही लगती है, मगर असली मालिक वही है जो रोएगा नहीं, बल्कि अपने सोने को पहचान लेगा। उसने थैली खोलकर देखा। अंदर कुछ सिक्के और एक छोटी सी पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली मालिक वही है जिसने सिक्कों के साथ ये पर्ची डाली, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी अपनी मेहनत का निशान नहीं भूलता।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे निर्णय में न केवल बुद्धि है बल्कि इंसाफ की गहराई भी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरे साथ जगह बदलो। आज तुम राजा बनो और मैं साधारण व्यक्ति। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, जैसा हुक्म जहांपनाह। अगले दिन बीरबल राजा के वस्त्र पहनकर दरबार में बैठे और अकबर साधारण भिखारी की तरह आए। अकबर ने आकर कहा, राजन, मुझे कुछ दान दीजिए। बीरबल बोले, दान देने से पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और किस कर्म के कारण भीख मांग रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, मैं राजा हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर राजा होकर भी भीख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जिसने अपने कर्म खो दिए वो राजा होते हुए भी भिखारी बन जाता है। अकबर गंभीर हो गए। वाह बीरबल, तुमने हमें आज याद दिलाया कि राजा होना आसान है मगर राजधर्म निभाना कठिन। कुछ समय बाद दरबार में एक पहलवान आया और बोला, मैं पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली आदमी हूं। अगर किसी ने मुझे हरा दिया तो मैं अपनी तलवार उसे दे दूंगा। अकबर ने हंसकर कहा, क्या तुम बीरबल से मुकाबला करोगे? पहलवान ने हंसते हुए कहा, एक दुबला मंत्री, उसे तो मैं एक हाथ में उठा लूंगा। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, ताकत की नहीं, दिमाग की परीक्षा करते हैं। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, अगर जवाब दे दिया तो तुम जीते, नहीं तो मैं। सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाए उतनी बढ़ती है? पहलवान सोचने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। अंत में बोला, मुझे नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, वो है ज्ञान। जितना बांटो उतना बढ़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि दिमाग की ताकत सबसे बड़ी है। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, आज तुम बिना बोले जवाब दो। अगर बोले तो सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। अकबर ने पूछा, अगर कोई तुम्हें गाली दे तो क्या करोगे? बीरबल ने अपना सिर झुकाकर जमीन पर 3 बार हाथ रखे। अकबर ने पूछा, इसका मतलब? दरबारियों ने कहा, वो कह रहे हैं कि गाली सुनकर भी नम्र रहना चाहिए। अकबर मुस्कुराए। फिर पूछा, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो? बीरबल ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। अकबर बोले, मतलब भगवान का धन्यवाद करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, बिना बोले भी तुम बोल गए। उस दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने 5 परीक्षाओं में न केवल बुद्धि दिखाई बल्कि इंसाफ, विनम्रता और सच्चाई की शक्ति भी दिखाई। आज से तुम मेरे राज्य के मुख्य सलाहकार बनोगे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी सेवा करना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और पूरा दरबार जय बीरबल के नारों से गूंज उठा। कहानी का संदेश, मोरल, बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। वो ताकत, पद और पैसे से भी आगे होती है। जो व्यक्ति सच्चाई और विनम्रता के साथ जवाब देता है वही जीवन का असली विजेता होता है। बीरबल की तरह जो व्यक्ति हर स्थिति में संयम रखे वही हर परीक्षा में सफल होता है। जब अकबर ने बीरबल को कहा, सबसे बेकार मंत्री, बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धि, न्याय और हास्य के लिए मशहूर था। हर दिन वहां कुछ न कुछ नया होता। कभी किसी चोर का अजीब मामला तो कभी किसी पंडित की चाल। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे दरबार की रौनक ही बदल दी। उस दिन अकबर ने खुद बीरबल को कह दिया, तुम मेरे दरबार के सबसे बेकार मंत्री हो। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनके भीतर एक गहरी चोट लगी। पर वो बीरबल थे, हार मानने वालों में नहीं। दरबार के कुछ मंत्री बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे। हर फैसला, हर प्रशंसा, हर पुरस्कार सब बीरबल के हिस्से में ही आता। एक दिन 3 मंत्री, रामदास, खान जी और देवभट्ट, आपस में मिले। रामदास बोला,
जब तक बीरबल दरबार में है हमें कोई नहीं पूछेगा। खान जी बोला, क्यों न ऐसा कुछ करें कि बादशाह ही उन पर शक करने लगे। देवभट्ट बोला, हां, हमें बस उनकी बुद्धि को बेकार साबित करना होगा। उन्होंने योजना बनाई। बादशाह के मन में धीरे धीरे बीरबल के खिलाफ शंका बोने की। अगले दिन दरबार में तीनों मंत्री एक साथ बोले, जहांपनाह, हमें लगता है कि बीरबल की बुद्धि अब पहले जैसी नहीं रही। अकबर चौंके, क्या मतलब? खान जी बोला, हुजूर, बीरबल अब हर बात में मजाक कर देते हैं, कोई गंभीर बात भी हंसी में उड़ा देते हैं। एक मंत्री को सिर्फ मजाकिया नहीं, समझदार होना चाहिए। देवभट्ट ने जोड़ा, बीरबल अब दरबार के कामों से ज्यादा अपने घर की चतुराई में लगे हैं। अकबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में शंका का बीज पड़ गया। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, कल मैंने 3 बातें सोची, लेकिन कोई भी मंत्री उन्हें समझ नहीं पाया। अगर तुम भी न समझ सके तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई अब बेकार मंत्री हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कहिए, क्या है वो 3 बातें? अकबर बोले, 1, अगर धरती गोल है तो उसके नीचे क्या है? 2, अगर सबको भगवान ने बराबर बनाया तो राजा और भिखारी में फर्क क्यों? 3, अगर समय सबसे बड़ा शिक्षक है तो लोग बार बार वही गलती क्यों करते हैं? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 1, धरती के नीचे फिर धरती ही है, जहां मेहनती लोग अपनी मेहनत बोते हैं। जो मेहनत नहीं करता वो ऊपर से राजा हो या नीचे से मजदूर, दोनों मिट्टी में ही मिलते हैं। 2, राजा और भिखारी में फर्क कर्म का है, ईश्वर की रचना का नहीं। ईश्वर ने दोनों को समान दिया, लेकिन कर्म ने उनकी राहें अलग कर दी। 3, लोग गलती इसलिए दोहराते हैं क्योंकि वे समय से नहीं, अपनी जिद से सीखते हैं। पूरा दरबार ताली बजाने लगा, लेकिन तीनों ईर्ष्यालु मंत्री ने कहा, हुजूर, ये सब बातें दार्शनिक है, काम की नहीं। कोई ठोस काम बताइए जो बीरबल ने किया हो। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, शायद अब तुम सच में उतने उपयोगी नहीं रहे। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम सिर्फ बातें बनाते हो, काम नहीं। बीरबल शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, अगर आप मुझे बेकार समझते हैं तो एक बार मुझे मौका दीजिए अपनी कीमत साबित करने का। अकबर बोले, ठीक है, कल मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर असफल हुए तो तुम दरबार छोड़ दो। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, ये 3 मुर्गे ले जाओ। इनमें से सबसे ईमानदार, सबसे चालाक और सबसे आलसी मुर्गे की पहचान करके बताओ। अगर गलती हुई तो समझो तुम्हारा पद समाप्त। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल बोले, जहांपनाह, 3 दिन का समय दीजिए। बीरबल ने तीनों मुर्गों को 3 अलग अलग कमरों में रखा। पहले मुर्गे को रोज खाना समय पर दिया और खुला छोड़ा। दूसरे मुर्गे को हर समय नया दाना और खेलने का सामान दिया। तीसरे को सीमित खाना दिया और बाहर से आवाजें सुनाई गई। 3 दिन बाद उन्होंने देखा, पहला मुर्गा अपने समय पर दाना खाता और कभी झूठी आवाजों में नहीं फंसता। दूसरा मुर्गा हर आवाज पर दौड़ जाता, चालाक लेकिन लालची था। तीसरा आलसी बस सोता रहा और इंतजार करता कि कोई दाना खुद मुंह में डाल दे। बीरबल मुस्कुराए, अब जवाब मिल गया। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बताओ, कौन ईमानदार, कौन चालाक और कौन आलसी? बीरबल बोले, जहांपनाह, पहला मुर्गा ईमानदार है क्योंकि वो नियम से चलता है। दूसरा चालाक है क्योंकि वो हर चीज जल्दी पाना चाहता है। और तीसरा आलसी है क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर है। अकबर बोले, ये तो सामान्य बातें हैं, इसका मुझसे क्या संबंध? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आपके दरबार में भी ऐसे ही लोग हैं। पहले जैसे मंत्री जो नियम से काम करते हैं वो ईमानदार है। दूसरे जैसे मंत्री जो हर बात में चमकना चाहते हैं वो चालाक है।
और तीसरे जैसे मंत्री जो बस झूठी तारीफ करते हैं, वो सबसे आलसी। अकबर की आंखें फैल गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे दरबार में चालाक और आलसी मंत्री बैठे हैं? बीरबल मुस्कराए, जहां अपना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि बेकार कौन है। मुर्गे नहीं बदले, लेकिन हालात ने उनकी पहचान खोल दी। अकबर ने तीनों ईर्ष्यालु मंत्रियों की ओर देखा। तीनों के चेहरों पर डर था। अकबर समझ गए, बीरबल ने एक तीर से तीनों की चाल उजागर कर दी। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम न केवल उपयोगी, बल्कि मेरे राज्य का सबसे अनमोल रत्न हो। मैंने मूर्खता की जो सीमा पार की, उसके लिए माफी चाहता हूं। बीरबल हंसे, जहांपना, कोई बात नहीं। कभी कभी राजा को भी अपने मंत्रियों की परीक्षा लेनी चाहिए, वरना हम सब सुस्त पड़ जाए। तीनों मंत्री शर्मिंदा होकर झुक गए। अकबर ने कहा, और जो लोग दूसरों को बेकार साबित करना चाहते हैं, वे खुद अपने काम में कभी कारगर नहीं हो पाते। उस दिन के बाद से दरबार में कोई भी मंत्री बीरबल के खिलाफ एक शब्द न कह सका। बीरबल की बातों ने न केवल अकबर को, बल्कि सभी दरबारियों को एक गहरा सबक दिया कि किसी की कीमत समझने के लिए पहले खुद कीमतदार होना पड़ता है। कहानी की सीख, मोरल, जो दूसरों को बेकार कहता है, अक्सर खुद की कीमत नहीं जानता। हर व्यक्ति की उपयोगिता उसकी बातों में नहीं, उसके कर्मों में होती है। असली बुद्धि वही है जो परिस्थिति बदल दे, बिना गुस्से के, बिना शोर के। जब अकबर ने बीरबल को बेकार कहा, तो बीरबल ने चुपचाप 3 मुर्गों से दरबार के असली चेहरों को दिखा दिया। अंत में अकबर को समझ आया, जो राजा अपनी बुद्धि पर शक करे, वो खुद को बेकार साबित कर देता है। बीरबल और हंसते पुल काकर। एक दिन आगरा में बारिश के बाद की धूप चमक रही थी। लाल किले के पास की यमुना पर बना एक पुराना पत्थर का पुल था। सादा, मजबूत और रोजमर्रा की आवाजाही का रास्ता। उस दिन दरबार लगते ही चारों तरफ से लोग शिकायत लेकर आ पहुंचे। गुड़ का व्यापारी भोला सेठ, तेलन की बुढ़िया रामकली, पहलवान मखना और मदारी करामती लाल। सबकी जुबान पर एक ही बात, जहां पनाह, हंसते पुल ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, पुल हंसता है। भोला सेठ बोला, हुजूर, पुल पर पांव रखते ही हंसी के फव्वारे छूटते हैं। अगर कोई न हंसे तो काले कपड़े वाला गुंडा कहता है। हंसी कर, अर्थात हंसी कर यानी टैक्स। 2 पैसे वसूलता है। जो बहस करे उसे शर्मिंदा किया जाता है। भीड़ के बीच खड़ा कर हंसाया जाता है। रामकली ने कहा, मेरी गठरिया भारी है। जब लोग हंसते हैं तो गिर भी पड़ते हैं। फिर वो काले लोग कहते, देखो, हंसी ना आई तो पैर फिसल गए, कर दे, नहीं तो आज दूसरी बार फिसलोगी। पहलवान मखना दांत पीसते बोला, मैंने ना हंसने की कसम खाई थी। पर पुल से गुजरते ही छींकों की बरसात, गुदगुदाने जैसी हवा और कानों में फुसफुसाहट। मैं भी ठहाका मार बैठा। तब उन्होंने मेरी पीठ पर ठोंक कर कहा, हंसाना कर, और 4 पैसे ले लिए, क्योंकि मैं डबल कदकाठी का हूं। दरबार के कुछ लोग हंस दिए। अकबर मुस्कुराए, ये हंसी का टैक्स नया है, मगर मजाक में भी जुल्म नहीं होना चाहिए। बीरबल, बीरबल ने धीमी मुस्कान से कहा, जहां पनाह, जब हंसी भी माल बन जाए तो समझिए छल ने दुकान खोली है। आज रात मेरी जांच, कल सुबह आपकी अदालत। शाम ढली। बीरबल सादी वेशभूषा में पुल पर पहुंचे। हवा में इलायची, कपूर जैसी मिलीजुली खुशबू थी। पुल के दोनों किनारों पर काले कपड़ों में 3-4 आदमी डंडे टिकाकर बैठे थे। कुछ दूर पेड़ों पर बांस की छोटी बांसुरियां टंगी थी, जिनमें हवा भरती तो खिखियाने जैसी आवाज आती। पुल के बीचों बीच पत्थरों के बीच सफेद पाउडर की धूसर रेखाएं दिखी, सूखी महुआ धूल जैसी, जो नाक में जाते ही छींकों को बुलाती है। पुल के खंभों की ओर झुककर देखा तो नीचे की तरफ गुंबदनुमा खाने थे। उनमें मिट्टी के घड़े, रंगीन कपड़े
और पंखे जैसे हथेली पत्ते रखे थे। हवा चले तो पत्ते फुफकार करते और पुल की पेटी में खिलखिलाहट जैसी प्रतिध्वनि उठती। सबसे दिलचस्प, पुल की ओर जाने वाले रास्ते पर पतली सी रस्सियों का जाल, ऊंचाई पर घुंघरू के छोटे छोटे गुच्छे और कुछ छिपे फुहारे जो पैर पड़ते ही फुर से ठंडी हवा छोड़े जैसे गुदगुदी। हूं, बीरबल ने बुदबुदाया। हंसी स्वाभाविक भी है, उकसाई भी जा सकती है, और स्वाभिमान को तोड़ने का एक तरीका, भीड़ के सामने मजाक बनाओ, फिर कर वसूलो। ये गिरोह है। बीरबल रात होने से पहले अपने 3 भरोसेमंद, छोटू, कलुआ और धब्बू को साथ लाए। छोटू को कहा, पुल के दोनों किनारों पर काजल चावल की बारीक लकीरें खींच दो। जिस जगह कोई पाउडर फेंकेगा या फुहारा दबाएगा, लकीर टूटेगी, सुबह हमें रास्ता बता देगी। कलुआ को जिम्मा, पेड़ों पर लगी बांसुरियों की ऊंचाई, दिशा नाप लो। अगर रात में इन्हें घुमा दिया गया तो हवा की पिच बदलेगी। यही हंसी की आवाज का राज है। धब्बू को आदेश, पुल के नीचे गुंबदों में जो घड़े और पत्ते रखे हैं उन पर हल्की हल्दी चूना की बूंदें टपका दो। जिसका हाथ लगेगा उसकी उंगली पर सुबह पीला दाग दिखेगा। बीरबल ने अपने नकाब, नक्शे भी तैयार किए। रस्सियों का मानचित्र, फुहारों के मुख और पत्थरों की ढीली जोड़ियां। फिर चुपके से एक नकली गुड़ गाड़ी बनवाई जिसमें नीचे से हवा फेंकने का छोटा चाक लगा था। कल इसे यहीं से गुजारूंगा। जो गुदगुदाने वाली हवा है उसे मेरे चाक से जवाब मिलेगा। तब असल नकली का फर्क साफ होगा। आधी रात होते होते हंसी दल का सरदार काला दंतू अपने साथियों के साथ आया। उसने पुल के बीच सफेद पाउडर छिड़का, पेड़ों पर बांसुरियां झुका दी, रस्सियों के घुंघरू थोड़ा सा नीचे खींचे और खंभों की पेटी में पत्तों को आड़ा तिरछा अटका दिया। हर बार किसी राहगीर का पाव पड़े, घुंघरू छनन, फुहार फुस, बांसुरी ही और नाक में महुआ, धूल, बेचारा हंसी रोकते रोकते हंस पड़े। तब 2 काले कपड़े वाले आगे, हंसा, हंसी कर। किसी ने मुंह बनाया तो तीसरा कहता, न हंसे तो शगुन खराब, दोगुना जुर्माना। भीड़ हंसी और शर्म के बीच फंसी। स्वाभिमान हल्का हुआ और जेब भी। बीरबल ने सब नोट किया। किस बिंदु पर सबसे ज्यादा हंसी फूटती है, किस जगह लोग छींक देते हैं और कौन कौन वसूली करता है। वे ये भी देख रहे थे कि वसूला हुआ पैसा किस बोरे में जाता है। बोरे पर काले धागे से का निशान। बोरा पश्चिमी घाट की झाड़ियों से होते हुए नीची पगडंडी पर उतरता, जहां एक तेली का चक्र चलता था। चक्र के पास बांस का ढोल रखा था, जिसे पीटकर हंसी दल लोग संकेत देते, रात का काम पूरा, बोरा उतारो। सवेरा होते ही बीरबल ने अपने 3 साथियों के साथ लकीरों निशानों की जांच शुरू की। काजल चावल की लकीरें 4 जगह टूटीं, वही जहां रात फुहारे दबाए गए थे। पेड़ों की बांसुरियों पर धब्बू के हल्दी चूने के पीले पीले धब्बे, यानी रात में इन्हें किसी ने पकड़ा और घुमाया। पुल के नीचे के घड़ों पर भी पीले सफेद छींटे, यानी हंसी की पेटी में छेड़छाड़ यही हुई। और सबसे अहम, बोरे के रास्ते महुआ, धूल के हल्के कण पगडंडी पर बिछे मिले। बीरबल ने गुड़ गाड़ी मंगवाई। चाक चलाते ही नीचे से हवा उठी। जैसे ही गाड़ी पुल पर पहुंची, रस्सियों के घुंघरू तो बजे, पर गुदगुदाने वाली हवा की दिशा उलट गई। अब वही हंसी दल के 2 आदमी छींके और खंखारे। बीरबल ने चुपके से मुस्कुराकर कहा, जब हवा सीधी बहे तो हंसी काबू में रहती है, और जब चालाकी से मोड़ी जाए तो बेबस बनाती है। यही है इनका खेल। अगले दिन अकबर के सामने भीड़, हंसी दल के सरगना काला दंतू, उसके 3 साथी, तेली नटवर और पुल के रखवाले चौधरी फत्तू पेश हुए। अकबर शांत मगर सख्त, बीरबल शुरू करो। परीक्षा 1, हंसते पुल का विज्ञान, सीधा और तिरछा। बीरबल ने दरबार के बीच पतली रस्सियां, घुंघरू, बांसुरी और छोटा फुहार लगवाया।
फिर बोले, ये हंसी का तिलिस्म नहीं, 3 सस्ते औजारों का खेल है। 1, दिशा बदली हवा, नीचे से ठंडी फुहार जो टखनों पर लगे, तंत्रिकाएं गुदगुदाए। 2, झुकाई बांसुरिया, हवा में ही की धुन जो दिमाग में संक्रामक हंसी जगाती। 3, छींका पाउडर, महुआ, धूल कपूर, इलायची का मिश्रण जो नाक में जाकर छींकों की लड़ी शुरू करे। तीनों एक साथ, आदमी का संयम टूटता, भीड़ हंसती, शर्माता व्यक्ति पैसा दे देता। बीरबल ने सीधा प्रयोग किया, रस्सियों को ऊंचा बांधा, बांसुरी हटाई और पाउडर के बजाय गीली मिट्टी डाली। अब कोई बेबस नहीं हंसा। फिर उल्टा किया, रस्सियां नीची, बांसुरी झुकी, पाउडर हल्का। अभी दरबारियों में खिखियाहट फैली। सब समझ गए, हंसता पुल दरअसल हंसाने वाला पुल था। बीरबल ने तेली नटवर को देखा, रात के बोरे यहां उतरे, है ना? नटवर घबराया, हम तो बस तेल पीसते हैं हुजूर। बीरबल ने बोरे का पट खोला, अंदर महुआ, धूल, कपूर, इलायची और ऊपर काले धागे से का निशान, काला दंतु का। बीरबल ने धब्बू के लगाए हल्दी चूना के पीले दाग दंतु के अंगूठे पर दिखा दिए। पुल के नीचे घड़े किसने छुए? दंतु चुप। परीक्षा 3, कर की रसीद, आधा सच, पूरा वसूला। चौधरी फत्तू ने हथकड़ की पर्चियां दिखाई, उन पर लिखा था, हंसी कर, सुरक्षा हेतु स्वैच्छिक। बीरबल ने पर्ची उल्टी, पीछे तेली की गाड़ी का नंबर और नीचे दंतु के निशान। स्वैच्छिक? बीरबल ने पूछा, भीड़ के सामने शर्मिंदा कर वसूलना स्वैच्छिक नहीं, जबरदस्ती है। बीरबल बोले, हुजूर, ये गिरोह 3 परत में काम करता है। 1, दंतु, पुल की हंसी मशीनरी चलाता। 2, चौधरी फत्तू, रास्ते, रस्सिया, घुंघरू की इजाजत देता, स्थानीय व्यवस्था। 3, तेली नटवर, रात की सप्लाई और बोरे के हिसाब का ठिकाना। सब महीने के अंत में हिस्सा बांटते। इसका रिकॉर्ड, घड़े की पेटी में रखे काले धागे, हर धागा 1 दिन की वसूली। दंतु बोला, हुजूर, हमने हंसी बेची, रोना नहीं। लोग हंसे तो खुशी मिली, हमने उसका कर लिया, इसमें बुरा क्या? बीरबल मुस्कुराए, खुशी का कर खुशी से हो तो समझ में आता है, बेइज्जती के डर से हो तो वो डाका है। हंसी तब तक हंसी है जब तक इंसान उसके काबू में है। जब हंसने पर मजबूर कर दिया जाए, वो हंसी नहीं, हथकड़ी है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कानून कहता है, जबरदस्ती वसूली, सार्वजनिक मार्ग का अवरोध, छल, सभी दंडनीय, मगर सजा ऐसी हो कि राज सुधरे और जन सीखे। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, 1, दंतु और उसके 2 मुख्य साथी, कठोर दंड के साथ 3 महीने सार्वजनिक श्रम। पुल के नीचे की पेटी से सब उपकरण हटाकर स्वच्छता और नदी किनारे बच्चों के लिए खुले खेल अखाड़े बनवाना जहां हंसी हंसी हो, कर नहीं। 2, चौधरी फत्तू को कुर्सी से हटाकर जुर्माना, उसकी जगह एक जन समिति, पुल की लोक व्यवस्था अब समुदाय देखेगा। कोई रस्सी, घुंघरू, फुहार बिना लिखित अनुमति नहीं लगेगा। 3, तेली नटवर, भारी हर्जाना, 1 साल तक धोखे से वसूला पैसा सराय, स्कूल और पुल की मरम्मत में। 4, पुल पर हंसी, स्वतंत्रता फतवा, बड़ी पट्टिका। ये पुल सार्वजनिक मार्ग है, यहां किसी प्रकार की जबरदस्ती हंसी या वसूली अपराध है। भीड़ के सामने शर्मिंदा कर पैसे लेना जुल्म है। शिकायत हेतु दरबार रेखा पर सूचना दे। 5, बच्चों के लिए हंसो खेलो चौपाल, जहां मुफ्त में हंसी के खेल सीखेंगे, बांसुरिया, ठिठोली, कठपुतली, मगर हंसी पर कर कभी नहीं। अकबर मुस्कुराए, मंजूर। हंसी को आजाद रहने दो और रास्तों को भी। 1 हफ्ते में पुल के दोनों किनारों के घुंघरू हटे, फुहारे बंद, बांसुरिया केवल त्योहारों में बजने लगी। मखना ने पुल पर निःशुल्क कुश्ती दंगल रखा। हारे तो हंसना पड़ेगा, मगर मजाक नहीं, जीते तो लड्डू।
रामकली अब बिना फिसले गठरिया लेकर निकल जाती। भोला सेठ ने पुल के पास गुड़ नींबू की मुफ्त चाशनी रख दी। जो हंसे, एक घूंट मेरी तरफ से। लोगों की हंसी अब खुले दिल से लौट आई, किसी की जेब काटकर नहीं, दिल जोड़कर। एक दिन बीरबल शाम को पुल पर टहल रहे थे। दो बच्चे लट्टू घुमा रहे थे। एक बोला, मैं हंसी कर लगाऊंगा। जो हंसे, मिट्टी का सिक्का दे। दूसरा बोला, नहीं। जो हंसे, झप्पी दे, सिक्का नहीं। बीरबल हंसे, देखो, झप्पी से दो दिल भरते हैं, सिक्के से एक जेब। अगर हंसी को इनाम देना है तो प्यार देना, कर नहीं। दोनों बच्चों ने झप्पी झप्पी खेल बनाया। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। मंत्री आत्माराम फुसफुसाए, मैं तो पहले ही कह रहा था, पुल हंसता नहीं, हंसाया जाता है। बीरबल ने आंख दबाई। जी, मंत्री जी का ज्ञान हमेशा घटना के बाद आता है, जैसे मौसम की रिपोर्ट। दरबार खिलखिला उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, कहीं तुम हंसी मंत्री बनने की सोच रहे हो? बीरबल, जहां पनाह, हंसी मंत्रालय तो घर घर होता है। जैसे ही डर कम करो, हंसी खुद बहाल हो जाती है। कुछ ही दिनों में हंसता पुल फिर से साधारण पर खुश पुल बन गया। शाम को कठपुतली, नाच, बांसुरी, वादन, बच्चों का ठहाका, सब कुछ, मगर कोई कर नहीं। दरबार ने मार्ग नीति बनाई। किसी सार्वजनिक रास्ते पर ध्वनि, उपकरण, फुहार, रस्सियां आदि लगाने से पहले समाज की मंजूरी और मुफ्त आवागम का सम्मान। अकबर ने एक रोज कहा, बीरबल, तुमने हंसी को आजाद कराया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, हंसी तब सबसे सुंदर लगती है जब किसी की इज्जत न टूटे और किसी की जेब न कटे। सीख, मोरल, हंसी इंसान की आजादी है, उस पर कर नहीं, कदर होनी चाहिए। भीड़ के सामने शर्मिंदा कर वसूली जुल्म है। मजाक और अपमान में महीन फर्क है, उसे समझना ही सभ्यता है। जब भी कोई भावना, चाहे हंसी, डर या खुशी, को उत्पाद बनाकर वसूली करे, समझिए छल छिपा है। सार्वजनिक जगह जनता की होती है, उसकी आवाज, हवा और हंसी पर एकाधिकार नहीं हो सकता। समुदाय की निगरानी, स्पष्ट नियम और छोटी छोटी जांचें बड़े बड़े छल को आसानी से पकड़ लेती है। बीरबल और समय बेचने वाला महाजन। एक दिन आगरा के किले में सुबह सुबह हल्की हवा चल रही थी। दीवान खास में संगमरमर ठंडा और बाहर गलियों में गुड़ इलायची की खुशबू। अकबर बादशाह चाय की पहली चुस्की ले ही रहे थे कि दरबार के बाहर से शोर उठा, लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारा समय बिक गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई, समय भी बिकता है। दरबार में चार अलग अलग लोग पेश हुए, महाजन गंगाराम, नौजवान कवि फैयाज, रंगरेज हसन और एक विधवा गौरी। सबका दुख अलग, मगर वजह एक, समय बेचने वाला महाजन घंटीवाल। गंगाराम बोला, जहां पनाह, वो कहता है, मेरे पास अतिरिक्त समय है, 1 घंटे का समय खरीदो और उस 1 घंटे में तुम्हारा काम दुगुना हो जाएगा। मैंने सौदा किया 200 अशर्फिया। बोली लगी, ढोल बजे और उसने एक कांच की बोतल देकर कहा, इस बोतल को खोलो तो समय रुक जाएगा, काम पूरा। मैंने खोली और उसी दिन मेरा हिसाब किताब उल्टा पुल्टा हो गया। कवि फैयाज बोला, मैंने शाम का 1 घंटा खरीदा, कहा गया उस घंटे में प्रेरणा बरसेगी। खुलते ही मेरे कमरे की घड़ी धीमी हो गई और मैं मोहल्ले की मटर गश्ती में उलझा रहा, गजल न निकली। रंगरेज हसन ने कहा, हमारी रंगत समय से बंधी है। उसने दोपहर को आधा घंटा खींच दिया, रंग बैठा ही नहीं, पूरा कपड़ा खराब। विधवा गौरी बोली, मुझे रोज के काम में फुर्सत नहीं मिलती। उसने सुबह का 1 घंटा अतिरिक्त दिया, कहा बोतल खोलते ही रसोई पूरी और बच्चे तैयार। मैंने खोली और बच्चे सुस्त हो गए, दिए की लौ धुंधली, जैसे सुबह लंबी मगर काम कम। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, समय बेचने वाला। दिलचस्प,
पर अगर ये छल है तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आदमी की सबसे कीमती चीज समय, उसका विश्वास होता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, समय रुकता नहीं, टूटता है जब कोई दिमाग गुमराह कर दे। आज रात मेरी जांच, कल सुबह आपकी अदालत। शाम ढली। शहर के चौक में एक सजावटी तंबू सजा। ऊपर पीतल की घंटियां, किनारों पर रंगीन कांच, और बीच में एक बालू घड़ी, रेत की घड़ी, एक पानी घड़ी, कुंभ में बूंद बूंद टपकता पानी, और कुछ यांत्रिक घड़ियां जिनमें पहिए गियर चमक रहे थे। घंटीवाल, ऊंची तोंद, पतली आंखें, मुंह खसी, और कंधे पर एक नकली तोता, लकड़ी का ऑटोमेटन, जो डोरी खींचते ही बोलता, खरीदो, समय खरीदो। घंटीवाल ऊंची आवाज में बोला, लोगों, हमारा समय कहा जाता है? सुबह कहाँ उड़ जाती है? शाम क्यों फिसल जाती है? मेरे पास उपाय। ये कांच की बोतलें, इसमें बंद है सुबह का अतिरिक्त घंटा। ये चांदी के कुपे, इसमें शाम की प्रेरणा। ये पीतल की घड़ी, इससे दोपहर लंबी होगी। और ये रही घंटी, बस इसे बजाओ, समय धीमा। भीड़ वाह कहती। तब वो डेमो करता, एक नौजवान को मंच पर बुलाता, घड़ी के सामने खड़ा करता, घंटी बजती, और अचानक दर्शकों की 2-3 जेब घड़ियां धीमी चलने लगती। लोग चौंकते, देखो, समय धीमा। बीरबल दूर खड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी नजरें घनों घनों घूमती घड़ियों पर नहीं, घंटी के ऊपर टंगे कांच पर थी, जो हल्की नीली रोशनी फेंक रहा था। उनके कानों में इन 2 शब्दों ने टिक बनाया, नीली रोशनी और धीमी घड़ी। उन्होंने 4 बातों का अंदेशा पकड़ा। 1. खाली बोतल में समय का घंटा नहीं, उसमें शायद सुगंध, वाष्प या हल्का नशीला मिश्रण है, जो धारणा, परसेप्शन बदल दे। 2. घड़ी धीमी दिखाने के लिए घड़ी वालों से मिलीभगत या चुंबकीय यांत्रिक छेड़छाड़। 3. रेत घड़ी के साथ छेड़, रेत का दाना मोटा पतला या कांच का गला गीला, बहेगी धीमी। 4. भीड़ में अपनाए हुए लोग, प्लांट, जो वाह बोलकर सामूहिक विश्वास जगाए। बीरबल ने छोटू, कलुआ और झिलमिल, एक चंचल लड़की जो तेज नजर रखती, को बुलाया। छोटू घंटी और उसके ऊपर के कांच पर नजर, कौन छूता है, कब? कलुआ, घड़ी मिस्त्रियों की बैठकी खोजो, कौन कौन चुंबक या धातु लाता है? झिलमिल, बोतलों की सील सूंघो, किसमें केतकी, किसमें धतूरा जायफल जैसी गंध? याद रखना, किस बोतल से कौन सा असर हुआ। रात के लिए बीरबल ने 3 छोटे प्रयोग भी तैयार किए। 1. सनडायल, धूप घड़ी का पोर्टेबल मॉडल, ताकि आकाश सूर्य के साथ वास्तविक समय नापा जा सके। 2. जल नाप, एक पतली नली से टपकता पानी, बूंदों की गिनती, जो किसी चुंबक यांत्रिकी से नहीं रुकती। 3. कान नकाब, रुई में तेल की बूंदें, ताकि घंटी की तीखी ध्वनि का मनो प्रभाव कम हो। आधी रात को घंटीवाल के तंबू में हलचल थी। छोटू ने देखा, घंटी के ऊपर का नीला कांच एक छोटी डोरी से जुड़ा है। पीछे खड़ा चेला जब डोरी खींचता है तो कांच झुक जाता है और मंच पर खड़ी घड़ियों पर नीली चमक गिरती है। कलुआ ने शहर के पिछवाड़े घड़ी मिस्त्री शमसू की दुकान में पतली चुंबकीय सुइयां देखी। कुछ घड़ियों के बक्सों में छुपाकर फिट की जा सकती थी, जिससे टिक टिक पर हल्का घर्षण पड़े और घड़ी धीमी हो जाए। शमसू देर रात एक काले थैले में कुछ लेकर घंटीवाल के पास गया। झिलमिल को बोतलों की सील पर गंध मिली, कुछ में जायफल धतूरा का अति पतला घोल, कुछ में केतकी, पचौली। धतूरा जायफल की सूक्ष्म मात्रा सीधे नशीली नहीं होती, मगर सुझाव, शक्ति बढ़ाती, आदमी को जो सुनाए वैसा लगे। बीरबल ने तंबू के पेंडों पर काजल, चावल की पतली लकीरें लगा दी। सुबह किसी ने छेड़छाड़ की होगी तो लकीरें टूटेंगी। उन्होंने नीले कांच के फ्रेम पर अदृश्य सा हड़ताल हल्दी छुआ, जिसके दाग सुबह उंगलियों पर बतौर सबूत मिलेंगे।
दूसरे दिन घंटीवाल ने फिर ऐलान किया, आज मैं समय रोक कर दिखाऊंगा। उसने एक साहूकार की घड़ी ली, मंच पर रखी, घंटी बजाई तो भीड़ में 2-3 लोगों की घड़ियां धीमी। शोर, वाह। तभी बीरबल आगे बढ़े, हुजूर अकबर के नाम पर मैं 3 परीक्षाएं मांगता हूं। यदि पास हो तो तुम सचमुच समय के मालिक, वरना छल। घंटीवाल मुस्कुराया, करिए। बीरबल ने कहा, यह संडायल धूप घड़ी है जो आकाश से समय लेती है, ये जल नाप जो बूंदों से समान समय गिनता, और ये आपकी यांत्रिक घड़ियां जो धातु से चलती। आप जब अपनी घंटी बजाएंगे, हम तीनों से एक साथ समय जांचेंगे। यदि सचमुच समय रुकता धीमा होता तो तीनों में एक सा असर दिखेगा। अगर केवल यांत्रिक घड़ी धीमी होती तो मामला छेड़छाड़ का। घंटीवाल ने घंटी बजाई। यांत्रिक घड़ी धीमी, पर धूप घड़ी का साया जैसा का तैसा, जल नाप की बूंदे बराबर। बीरबल हंसे, आकाश और पानी पर तुम्हारी घंटी का असर नहीं, केवल धातु घड़ियों पर, यानी घड़ी छेर। भीड़ में काना फूसी, अरे ये तो सच है। बीरबल ने मंच की तरफ देखा, घंटी के साथ तुम नीला कांच झुकाते हो। यह रंग धातु की सतह पर ठंडी चमक डालता है और लोग मान लेते हैं कि समय ठंडा धीमा हो गया। साथ ही बोतलों में हल्की जायफल धतूरा, केतकी की गंध, जिससे सुझाव, शक्ति, सजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। हम भी एक बोतल खोलते हैं, मगर तेल रुई नाक में लगाकर, ताकि गंध का जादू कम हो। बोतल खोली गई, लोगों को माहौल महसूस हुआ, पर बीरबल और उनके 2 साथियों को कोई असर नहीं। बीरबल ने नीले कांच के फ्रेम पर हड़ताल, हल्दी के दाग दिखाए। कल रात किसके उंगलियों से छुआ? उठाओ हाथ। घंटीवाल के चेले के अंगूठे पर पीला दाग। वो सक्का गया। कलुआ ने घड़ी मिस्त्री शमसू को पकड़ा। उसके थैले से पतली चुंबकीय सुइया, मिनट व्हील के साथ घर्षण, कुल्ली और लिगेचर मिले, जिनसे घड़ी का ऑसिलेशन धीमा होता। बीरबल ने यांत्रिक घड़ी खोली, अंदर लिगेचर अटका था। भीड़, धोखा, धोखा। घंटीवाल हंसा, किसी ने घड़ी छेड़ी होगी, पर समय तो फिर भी मेरा गुलाम है। देखो इस रेत घड़ी को, इसकी रेत धीमी बहती है। बीरबल ने कहा, क्योंकि तुमने गले को गीला कर दिया, रेत चिपक रही है। ये समय नहीं, रेत का व्यवहार है। उन्होंने रेत घड़ी को धूप में सुखाया, रेत तेज बहने लगी। लोग हंस पड़े, वाह बीरबल। घंटीवाल का तोता चीखा, खरीदो। समय और अचानक ठहर गया, क्योंकि बीरबल ने उसकी डोरी पकड़ ली थी। तोता भी सुझाव देता है। भीड़ की आवाज बनकर बीरबल बोले, समय नहीं, ध्यान खरीदा बेचा जा रहा है। ध्यान को मोड़कर तुम घंटे बेचते हो। बीरबल ने तंबू के पेंडों पर लगी काजल, चावल लकीरें दिखाईं। कई जगह टूटी थी, यानी रात छेड़छाड़ हुई। बोतलों की सील का गंध, नक्शा, झिलमिल ने बताया किसमें केतकी, किसमें जायफल धतूरा। दवा अंश इतना कम कि नशा नहीं, पर सुझाव बढ़े। घंटी के ऊपर नीला कांच, डोरी से झुकता। चेले की उंगलियों पर हड़ताल, हल्दी का दाग, सीधा सबूत। घड़ी मिस्त्री शमसू के थैले से लिगेचर सुइया, यांत्रिक छेड़ का प्रमाण। अकबर ने कड़क कर पूछा, ये सब क्यों? घंटीवाल ने ठंडी मुस्कान दी, लोगों को समय चाहिए, मैं उन्हें भ्रम देता हूं और वे खुश। घंटा घंटा बोतल में बेचूं, पैसा हमारा, संतोष उनका। बीरबल बोला, संतोष झूठ से नहीं, सच्चाई से आता है। समय का भ्रम बेचकर तुमने गरीबों की जेब काटी, हुनर वालों का काम बिगाड़ा और विधवा के घर में सुस्ती भर दी। ये अपराध है। अकबर ने कहा, कानून के अनुसार धोखाधड़ी, मादक, सुगंध से छल, लोक हानि और उद्योग विघ्न सब दंडनीय, पर दंड ऐसा भी हो कि समाज सीखे। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, 1. घंटीवाल और शमसू कठोर दंड के साथ 6 महीने सार्वजनिक सेवा,
स्कूलों सरायों में सच्चे समय के दीवार घड़ी लगवाए और जल घड़ियां बनाकर दान दे। 2 तंबू, उपकरण, नीला कांच, बोतलें, सब दरबार के भ्रम संग्रहालय में शिक्षा उपकरण बनाकर लगे। कैसे समय नहीं, ध्यान छेड़ा जाता है। 3 जिनसे पैसा वसूला सबको दुगुना लौटे। रंगरेजों को खराब माल के क्षतिपूर्ति, विधवाओं को घरेलू सहायता। 4 बाजार में समय सुरक्षा फरमान, समय, प्रेरणा, भाग्य, ग्रह दोष बेचने वाले हर चमत्कारी दावे पर पहले परीक्षा, कसौटी, धूप, घड़ी, जल, नाप समानांतर प्रमाण। 5 घड़ी मिस्त्रियों का संग बने, घड़ियों में सील, मुहर हो, छेड़छाड़ मिले तो निष्कासन। अकबर ने हथेली से मेज थपथपाई, मंजूर। मंत्री आत्माराम फुसफुसाए, मैं तो पहले दिन से कह रहा था। समय न बोतल में आता न घंटी में। बीरबल मुस्कुराए, जी मंत्री जी, आपकी बातें समय से थोड़ी देर बाद आती है, इसलिए हमेशा सही लगती है। दरबार में ठहाके। कवि फैयाज ने झेंपते हुए कहा, मेरी गजल समय से नहीं, आलस से रुकती है। शायद 1 घंटा खरीदना आलस खरीदना था। बीरबल, अच्छी कविता समय नहीं, सच्चा क्षण मांगती है। जब दिल साफ हो, कागज खुद बोलता है। रंगरेज हसन बोला, अब मैं जल नाप से रंग बैठाऊंगा। समय का भ्रम नहीं, बूंदों का विश्वास। विधवा गौरी मुस्कुराई, मैं बोतलें नहीं खोलूंगी। सुबह का 1 घंटा नहीं, एक मुस्कान बढ़ाऊंगी। बच्चे खुद तेजी से तैयार होंगे। कुछ हफ्तों में शहर में समय विद्यालय शुरू हुआ। सरकारी नहीं, जन का। दीवार पर धूप घड़ी, बच्चे देखते, साया कितना बढ़ा। आंगन में जल घड़ी, बूंदे टपकती, बच्चे गिनते, 1, 2, 3। घरों में घंटी अब खाना बुलाने को, समय धीमा करने को नहीं। बाजार में कोई बोले, अतिरिक्त घंटा, तो बच्चे हंसकर कहते, घंटा नहीं, घंटी बजाओ, काम तो अब करो। घड़ी मिस्त्रियों ने अपनी दुकानों पर लिखा, छेड़छाड़ रहित मुहर। लोग अब समय खरीदने के बजाय समय बांटने लगे। सांझ को मोहल्ले में पढ़ाई का 1/4 घंटा, सुबह सफाई का 10 मिनट और रात कहानी का 15 मिनट। घंटियां नहीं, आदतें समय बनाती है। 6 महीने बाद घंटीवाल, अब श्यामल नाम लेकर, दरबार में आया। बोला, हुजूर, अब मैं सच्चा समय देता हूं, बच्चों को जल घड़ी बनाना सिखाता हूं। ये घंटी अब केवल समय याद दिलाती है, छेड़ती नहीं। बीरबल ने घंटी हाथ में ली, मुस्कुराए। जब घंटी डर नहीं, याद जगाए, तभी वो मित्र है। अकबर ने उसे जन शिक्षक की सेवा दे दी। तोता, अब वो लकड़ी का खिलौना बनकर बच्चों को लय सिखाता। 1, 2, 3 और हर 3 पर बच्चों की हंसी, मगर अब किसी की जेब नहीं कटती। शहर बदल गया, लोगों को समझ आया, समय रुकता नहीं, हम रुकते हैं। समय धीमा नहीं, हमारा ध्यान धीमा तेज होता है। समय खरीदोगे तो भ्रम मिलेगा, बनाओगे तो जीवन मिलेगा।